बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 बरस हो चुके हैं और यकीनी तौर पर पूरी कौम जो योम आज़ादी है उसको मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। यकीनी तौर पर ये एक तवील सफ़र है, लेकिन ये तवील सफ़र ज़ाहिर है मुश्किलात से सबक है, इससे मुश्किलात से इबारत है। बहुत सी मुश्किलात, बहुत से चैलेंजेस हमारे पेश नज़र रहे। माशी तौर पे हमने क्या हासिल किया, सिफारती तौर पे हमने क्या हासिल किया और सियासी तौर पे हमारी क्या पोजीशन रही इन 75 बरसों में। आज इस सवाल पर बहस और बात करने की यकीनी तौर पर ज़रूरत है। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ अदवार से होता रहा। कभी यहाँ पे फ़ौजी हुकूमतें रहीं, जमहूरियत, कभी यहाँ पे जमहूरियत रही। सियासतदानों का हमेशा से ये गिला रहा कि उनको पिनपने नहीं दिया गया, यानी जमहूरियत को पिनपने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ के भी अपना एक मौक़िफ़ रहा है। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान जैसे ममालिक का जो मुस्तक़बिल है वो हमेशा से जमहूरियत ही रहा है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, यानी आज़ादी इज़हार राय हो, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल हो और इसके साथ साथ अपने मुल्क और अपने वतन की तरक्की के लिए होने वाले इक़दामात हों। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत जमहूरियत रहेगी तो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस दुनिया भर में भी मजबूत रहेगा। पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी इस्तेहकाम रहेगा तो पाकिस्तान खारजा सतह पर और माशी सतह पर भी उतना ही मजबूत रहेगा। बहरहाल इन 75 बरसों में हम किन किन चैलेंजेस से गुजरे, किन मुश्किलात से गुजरे, क्या हमारी नाकामियाँ थी और क्या हमारी कामयाबियाँ हैं, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस पाकिस्तान की तश्कील की थी, क्या हम उसी ख्वाब और उसी मकसद के साथ मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी मकसद के हुसूल के तहत ही पाकिस्तान को चला रहे हैं। ये आज का एक अहम तरीन सवाल है। लेकिन हाँ, हम ये देख रहे हैं कि आज जब हम ये 75वां यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं और इसकी तैयारियों में पूरी कौम मसरूफ़ है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को एक किस्म की सियासी अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है वो दरपेश है और उसी की वजह से माशी चैलेंजेस का भी सामना है। तो अब जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास क्या ऑप्शंस हैं और वो किस तरह से इन चैलेंजेस से नबर्द आजमा होती है, ये ख़ुद इस जो एक हुक्मरान इत्तेहाद है और हुकूमत है उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। वो कमिटेड है कि वो पाकिस्तान को आगे लेकर ही चलेगी। लेकिन बहरहाल चैलेंजेस मौजूद हैं, मुश्किलात मौजूद हैं। इन चैलेंजेस और मुश्किलात से हमें कैसे निकलना है, आज हम अपने प्रोग्राम में इसी पर बहस, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सिफारती और खारजा उमूर पर बात करने के लिए जनाब नजमुस साकिब, जो फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब ताहिर नईम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आप तशरीफ़ लाए। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर और माशी तज्ज़ियाकार जनाब शमसुल इस्लाम खान। शमसुल इस्लाम साहब, आपको भी अपनी गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ सियासी मामलात से अगर हम कर ले नजमुस साकिब साहब तो बहुत बेहतर होगा। ताहिर नईम मलिक साहब, 75 बरस हो चुके पाकिस्तान को, किन मराहिल से हम और किन मुश्किलात से हम गुजरे और आज इस स्टेज पे हम मौजूद हैं? देखिए, पाकिस्तान के बारे में अगर आप जो भी व्यू दें, पेसिमिस्टिक व्यू, ऑप्टिमिस्टिक व्यू, बहुत सेटबैक भी हैं, चैलेंजेस भी हैं और बहुत सारी हमारी कामयाबियां भी हैं। तो आज से चंद साल पेशतर जब एक एजेंडे के तहत एक किताबें आ रही थी कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, तो उस वक्त बरतानिया में एक जर्नलिस्ट और प्रोफेसर एनत और लीवन, उन्होंने अपनी किताब का नाम लिखा पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री। यानी उन्होंने इस डिबेट को एक नया रुख दिया कि, और उसमें उनका आर्गूमेंट ये था कि डिस्पाइट सर्टन सेटबैक्स पाकिस्तान ने सर्वाइव किया है। इसकी एक वायबल मीडियम साइज़ आर्मी है जो नेशनल आर्मी है, इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस भी इमर्ज हुए हैं और ये स्टेट ने सर्वाइव भी किया है। इसमें सी पैक जैसे प्रोजेक्ट भी हैं, इसकी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके अंदर बहुत सारी सक्सेस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गो अरसा तवील नहीं है और हम उस मकाम तक भी नहीं हैं जहाँ बानियाने पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान की जदोजहद करने वालों ने, हमारे लीडर्स ने रखा। लेकिन
हमें आगे बढ़ना है और नए जो तकाज़े हैं दुनिया के उनको मीट करना है, और वो ज़बरदस्त पोटेंशल हमारे पास है। अगर हम देखें, हम बैक वक्त इसका मुवाजना करते हैं दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक से। तो मशरक़ वस्ता को ही देख लें, हमारे पड़ोस में श्रीलंका है उसको देख लें, तो पाकिस्तान ने ना सर्वाइव की है, रेजिलियंस भी शो की। तो अब ये है कि इसको अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे जमहूरियत भी मज़ीद मजबूत होगी। और एक बहुत बड़ी सक्सेस है यहाँ, नजमुल साकिब साहब की गुफ्तगू से मैं हमेशा सीखता हूँ कि जितनी मुश्किल तरीन जंग यहाँ दहशत गर्दी की और रियासत की रेट पर, यहाँ रियासत को तस्लीम ना करने वालों ने, आइन को तस्लीम ना करने वालों को, अफवाज पाकिस्तान को तस्लीम ना करने वालों ने जिस तरह यलगार की, और वो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए वो एक चैलेंज थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान कई लिहाज से बहुत कामयाब मुल्क है। इसी जज्बे के साथ हमें आगे बढ़ना है, और इनके जिस तरह अब जिस लम्हे आपने सवाल किया तो हमारी मईशत में बेहतरी के आसार नुमायाँ हुए। इसी तरह हमें ये जो सियासी तफरीक है, जो पोलराइजेशन है, अगर ये हम कम करें, हमारे सामने मैं इसी नुक्ते पे बात ख़त्म करूँगा कि कहते हैं कि कॉन्सेंसस नहीं, कॉन्सेंसस होता है कि आप फाटा रिफॉर्म बिल पे देखें, आप दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में देखें, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम पे देखें, आप 1973 के आइन पे देखें, आप सी पैक पे देखें, तो ये क्यों हम इनमें कामयाब हुए कि हमारे तमाम इदारों ने फ़ॉरेन ऑफिस से लेके अफवाज पाकिस्तान, सियासी जमातों से लेके ब्यूरोक्रेसी, फ़ौजी हुकूमतें, गैर फ़ौजी हुकूमतें, जब उन्होंने फोकस किया, एक कॉन्सेंसस हुआ तो हम कामयाब ठहरे। अब भी की यही है कि हम एक कॉन्सेंसस क्रिएट करें और फोकस हो के उस पर काम करें। बड़ी आपने अहम बात की, और मैं बजाय इसके मैं चैलेंजेस की बात करूं, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से ताहिर मलिक साहब ने बात की, मैं पहले इसी नुक्ते की तरफ आऊँगा। हमारे अवाम ने भी कुर्बानियाँ दी, हमने 10-15 साल एक बहुत तवील जंग लड़ी है, अपने सरहदात पे, अपने मुल्क के अंदर हर जो है इसका निशाना बना। हमारी अफवाज ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, हमारी सिविल अवाम ने शहादतें दी हैं। ये कितना मुश्किल था नजमुल साकिब साहब कि एक तरफ आप इतनी बड़ी जंग लड़ रहे थे और दूसरी तरफ जो एक पूरी दुनिया के सामने एक नैरेटिव बना रहे थे आप कि हम क्या कर रहे हैं, और एक ऐसी सूरत में कि जब भारत भी इदारों पे सवालात उठाता था, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था, और ख़ुद अमेरिका जो था वो आपके साथ वर्किंग भी कर रहा था, लेकिन इदारों के हवाले से भी वो सवालात उठाता था। तो कितना हमारे वजारत ख़ारजा ने, हमारे पाकिस्तान की मशीनरी ने, जो हुकूमती मशीनरी थी, वो कितना अहम अचीवमेंट आप उसको कहेंगे कि पूरी दुनिया में ये नैरेटिव पहुँचाया कि वाकई ये एक बहुत बड़ी जंग थी जो हमने लड़ी है। जावेद, हमारी एक बड़ी अच्छी बात प्रोफेसर साहब ने की कि 75 बरस जो हैं वो कोई इतना लंबा अरसा नहीं है। अमेरिका को 350 साल लगते हैं अमेरिका बनने में। मुकाबला करना है तो चलिए हिंदुस्तान से करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को यहाँ वहाँ जहाँ पे भी हैं, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको एक तो मुबारक देनी है 75 बरस कामयाबी से गुज़रने की, और दूसरा उनको एक नवीद देनी है कि पाकिस्तान इज़ हियर टू स्टे। ठीक है, ये नवीद देनी है उनको कि जो मर्जी कर लें आप। और अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन आपकी ऑफिस है ना, जो आपके सफारतकार हैं, वो अक्सर होते हैं मीटिंग रूम्स में। इसको कहा गया है कि ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जंग के दौरान भी आपके सफारतकार काम करते रहते हैं। अब इसमें अगर आप शुरू से करें, मैं यानी आता हूं दहशतगर्दी की तरफ, क्योंकि वो बाद का अमल है। पहले जरा हमने देखना है कि 1947 से लेके आज तक क्या कुछ जो है वो आपके सफारतकारों ने अचीव किया, और क्या इस वक्त हमारे सामने कौन से चैलेंजेस हैं जिनको हम बड़ी आसान तरीके से उनको अचीव करने के रास्ते पे हैं। सिर्फ ये है कि ये जो बदगुमानियां पैदा करने वाले लोग हैं ना, और ख़ासतौर पे जो आपके अंदर के बदगुमानियां पैदा करने वाले, जो यक हो गया कि तारीख़ पाकिस्तान, कायद आज़म की शख्सियत, और उसके बारे में सवालात करने शुरू कर दिए कि ये तो असल में अंग्रेज़ कमज़ोर हो गया था तो पाकिस्तान वगैरह इस तरह। तो
ये वाले लोग हैं जो मेरे नजदीक हमने सबसे पहले इनका सद्देबाब करना है। देखिए, ये कराची है जो आपका दारुल खिलाफा बनता है या आपका दारुल हुकूमत बनता है, ठीक है। 1 महीने बाद पैदा होने के बाद आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बनते हैं। 2 बरस के बाद जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक आता है, इधर दफ्तर खोलता है अपना। 1991 यानी 1951 आता है, ये बड़ा अजीबोगरीब साल था, लियाकत अली साहब शहीद होते हैं। इसमें सेंटो सीटो आता है, इस पे पाकिस्तान के जो हैं एक सिफारती तौर पे अगर आप मुझसे पूछें शुरू के 20 बरस में तो कहां पे हमारी डायरेक्शन सेट हुई जो आज तक इत्तेफाक से हम उस पे अमल कर रहे हैं, चाहते हुए या ना चाहते। वो थी कि जब इनविटेशन आई पुराने सोवियत यूनियन से पाकिस्तान को कि उनके प्राइम मिनिस्टर विजिट करें और अमेरिका से भी आई साइमल्टेनियसली, तो हमने किसी वजह से एक ऑफिशियल डेलीगेशन तो भेज दिया मॉस्को में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमारे गए अमेरिका में और यूं आपका अमेरिका की तरफ रुख हुआ और वहां से आपके सोवियत यूनियन के साथ और आज के रशिया के साथ जो मिसगिविंग्स हैं वो पैदा हुई। अब आते हैं आपके इस सूरत हाल में जिसमें कि आपने बोला है, ये वो दौर है मैं जिसको कहता हूं 1970 से लेके 2000 तक का, ये मेरे पाकिस्तान का टेंशन का दौर है। इसमें मशरकी पाकिस्तान बनता है, इसमें मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम होता है, इसी में ही बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो सिफारती और अंदरूनी सियासी लिहाज से हमें मुश्किल। फौरी तौर पे 9/11 पे आ जाते हैं और दहशत गर्दी। अब आते हैं आपके इसमें कि दहशत गर्दी में सिफारतकारों ने क्या किया। देखिए, मैं आपको अगर ये बताऊं कि पाकिस्तानी सिफारतकारों ने यूनाइटेड नेशंस में और हर उस मल्टीलैटरल फोरम पे जहां पे कि पाकिस्तान की बात हुई, अफगानिस्तान की बात हुई, दहशतगर्दी, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म वगैरह की बात हुई, वहां पे आपको इस तरीके से आपको यानी सेफ गार्ड किया है आपके इंटरेस्ट को और इस तरीके से आपका केस पेश किया है कि वहां पे जब डेफिनेशन की बात आती है, जब आई कि जी टेररिज्म को डिफाइन कैसे करें, तो हमारे मंदूब जो हैं उनकी जो इनपुट है उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और ये ठीक है कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, हम को बहुत ज़्यादा बड़ी ताकत नहीं है, ठीक है न्यूक्लियर हैं, लेकिन हमारी जीडीपी ऐसी है, हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है, हमारे पास और बहुत सारे सियासी अनसर्टेनिटी वगैरह। लेकिन डिप्लोमेटिक वे में मैं आपको उसकी एक मिसाल इस तरह से दूं, आप चले जाइए किसी भी नेशनैलिटी का आदमी बन के यूनाइटेड नेशंस के आसपास घूमिए, कोई डिप्लोमेट निकलता है यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क से, उसे पूछिए कि इस पूरे फोरम में जिसमें दुनिया भर के यूनाइटेड नेशंस के मंदूब बैठे हैं, 2-3 बताइए ऐसे डिप्लोमैट्स ऐसी कंट्रीज के जिनकी बात सुनी जाती है और जिनको लोग फॉलो करते हैं। मैं आपको यकीन के साथ, तयक्कुन के साथ बताता हूं कि अगर पहले नहीं तो दूसरे नंबर पे आपके सिफारतकार हैं। अब होता यह है कि चूंकि आपकी खारजा पॉलिसी बेस करती है आपके डोमेस्टिक सिचुएशन पे, आपके अंदरूनी सियासी और मुआशी, जो आपने अपने इंट्रो में बताया, आपकी खारजा पॉलिसी हवा में नहीं होती कि अब आपकी मुआशी सूरत हाल बहुत यानी खराब है और इस वक्त अगर मेरा मुल्क, मैं आपको बड़ी एक काम की पते की बात बता रहा हूं आपको और अपने तमाम पाकिस्तानियों को, इस वक्त अगर हमारा मुल्क माशी तौर पे अपने पांव पे खड़ा होता है और सेल्फ रिलायंस की बात आती है, यकीन कीजिए कि ये हिंदुस्तान आपको मैली आंख से देख नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, आपके कश्मीर का मसला हो या अफगानिस्तान में एक्सट्रीमिज्म हो, आपको यूनाइटेड नेशंस का कोई फोरम हो, मल्टीलैटरल हो, बायलैटरल हो, आपको इज्जत की निगाह से देखा जाए। ठीक, जापान की अगर हम मिसाल ले लें तो उसके पास कौन से न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उसकी क्यों दुनिया सुनती है। 2 बातें हैं इसमें, या तो आप वक्त पे नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी को तो आपकी बात मानी जाएगी, वक्त पे नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वक्त पे किसी के काम आ सकते हैं। ठीक जी, शाम साहब, अब आपकी तरफ आएंगे और पाकिस्तान की जो एक ज़ाहिर इक़्तिसादी सूरत हाल है आज और 75 बरस, हम कहाँ खड़े हैं अगर आप एक मजमूई खाका अगर खींचे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जावेद साहब, आपको, आपके मेहमानों और आपकी टीम को पाकिस्तान की डायमंड जुबली मुबारक हो, और पाकिस्तान में जो आपके नाजरीन हैं उन सब को जो बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, योम आज़ादी मुबारक हो। 75 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे किए। लेकिन जी, आप जब पाकिस्तान बना है तो वहाँ से आपने
जब लुटे हुए लोग आए वहाँ पे, यहाँ पे माइग्रेशन करके आए, तो सबसे पहले जो आपने देखा होगा पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी में आदम जी की मैं बात करूँगा कि ओपन चेक उन्होंने कायदे आज़म को दिया और ये कहा कि जो अखराजात हैं आप उसके अंदर फिल करके कर लें। तो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी में वो जज्बा था उस वक्त, पाकिस्तान के लोगों में जज्बा था, पाकिस्तान बना और फिर उसकी तामीर भी शुरू हुई। 60s का अगर दौर देखें तो आपको वो जो है गोल्डन आपकी एक डिकेड के नाम से मशहूर है दुनिया में, उसको वेस्टर्न कंट्रीज भी गोल्डन डिकेड के नाम से याद करते हैं। और पाकिस्तान उन दिनों में कोई एशियन टाइगर भी तकरीबन बनने जा रहा था। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मिसाल देखें कि पाकिस्तान की जो बेहतरीन पॉलिसीज़ थी, जो हमारे उस वक्त के जो प्लानिंग में थे, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, वो दुनिया की नंबर 1 ब्यूरोक्रेसी में शुमार होता था। और उन दिनों में 60s में अगर आप देखें तो जब कि आपका जो है सिंगापुर, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, ये सब पाकिस्तान से पीछे थे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 60s में पाकिस्तान से फिनिश्ड गुड की एक्सपोर्ट चाइना को करता था और चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था। उस गोल्डन डिकेड में हमारी जो है एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो कोई सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ उसमें हुआ, $4.5 अरब की एक्सपोर्ट से बढ़ के जो हमारी जो है कोई 10-10.5 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट गई थी उन 10 सालों के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जो एक इस्लाम के नाम पर हमने बनाया है और दुनिया को ये खटकता रहा है हमेशा से, और इसके ख़िलाफ़ लोगों ने साजिशें भी की और उन साजिशों के नतीजे में पाकिस्तान ने बेशुमार टर्बुलेंट पीरियड देखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान कायम व दायम रहने के लिए बना है। उन तमाम मुश्किलात से हमेशा गुजरा और आज भी जो हमारे पास माशी सूरत हाल जो बनी हुई है उसमें भी लोगों ने बहुत पहले से शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। लेकिन आपने देखा कि अब उस सिचुएशन से पाकिस्तान बहुत ही बाहर आ चुका है और हमारी जो है सिचुएशन, जो पहला इंडिकेटर है तो जो डॉलर जिसको लोग 300 रुपए की मिसाल देने लग गए थे, वो आज वापस आपका धड़ाम से नीचे आके गिरा है और आज जो रुपया वापस फिर बेहतर होना शुरू हुआ है। दो इसमें हमारी जो पूरी सूरत अगर देखेंगे $3.30 से डॉलर स्टार्ट हुआ था और आज इस दफ़ा अगर आपने देखा कि 250 तक गया, उसके बाद नीचे आया, तो इसमें हमारी बहुत सारी ऐसी भी खामियां हैं जिसमें हमने कुछ गलतियां की हैं। मैं मिसाल दूंगा आपको कि आज पाकिस्तान जो है जो सबसे ज़्यादा महंगी बिजली इस रीजन में बना रहा है और पाकिस्तान की जो कॉस्ट जो बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा इसलिए बढ़ा कि हमने 1977 में वापडा का जो चेयरमैन बने थे उन्होंने एक पॉलिसी चेंज किया और उस हाइड्रो पावर से वो थर्मल पावर की तरफ चले गए। ये हमारी सबसे बड़ी और गलती थी जिसके अंदर हमने अपने इंडियनिस जो पानी से जो डैम हमने बना के और बिजली पैदा कर रहे थे उसको छोड़ के और हम गए अपने इंपोर्टेड फ्यूल की तरफ। और आज अगर आपकी बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है उसकी वजह भी यही है कि हम अपना फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, आपका फर्नेस ऑयल इंपोर्ट होता है, आप LNG इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी टोटल एनर्जी का अगर एनर्जी मिक्स देखें तो वो आपकी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है और हम हैवीली उस पर डिपेंडेंट हो गए। ये हमारी एक प्लानिंग की गलती थी जिसकी वजह से हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो मुख्तलिफ सालों में कभी कभी 25 बिलियन से ज़्यादा नहीं बढ़ी। अभी हालिया जो आपका आया है को 31 बिलियन से ऊपर गई। रेमिटेंसेस भी पाकिस्तान की जो होम रेमिटेंसेस है वो भी काफ़ी ग्रो कर गई। तो पाकिस्तान जो है वो एक तो रेजिलिएंट नेशन भी है और यहाँ की इकॉनमी भी बड़ी रेजिलिएंट है। इस इकॉनमी के अंदर बड़े शॉक एब्जॉर्बर भी हैं, बड़े बड़े मुश्किल वक्त भी देखे हमने। 2008 का क्राइसिस भी हमने देखा, 73 के बाद भी हमने देखा कि कितना बुरा हाल हुआ कि 4.5 से एकदम से 10.5 रुपए पे डॉलर चला गया और यूँ डिवेल्यूएशन शुरू होती जाएगी। उसके बावजूद पाकिस्तान ने फिर वापस कम बैक किया और ये इस मुल्क की एक ख़ास अल्लाह ताला की मेहरबानी है जिसकी वजह से हुआ। आगे जाके भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पोटेंशियल है। पाकिस्तान जो है अपनी, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो बहुत से इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस ही नहीं है, जो हम एक्सपोर्ट क्या करें, हम तो इंपोर्ट इसलिए ज़्यादा करते हैं कि हम जो है हम कुछ बनाते नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के अंदर $100 बिलियन की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली कुछ माजी की कुछ गलतियाँ थी कि इसकी हमने कोई स्टेरॉइड किस्म के इंसेंटिव देना शुरू कर दिए और उसको हमने जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है इतना कम्पिटिटिव नहीं बनाया कि उसको हम जो प्राइमरी इंडस्ट्री से आगे नहीं बढ़ सके और वैल्यू एडिशन नहीं कर सके। हम बेसिक एक्सपोर्टर्स जो हैं कमोडिटी के रहे। आपकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अभी टेक्सटाइल की आई हैं, उसमें अगर आप देखें तो उसके अंदर भी हमने जो है कोई ख़ास वैल्यू एडिशन नहीं की। हमारे को अब पाकिस्तान में एक वैल्यू एडिशन का कल्चर डेवलप करना चाहिए था और अब जाके आगे अगर क्योंकि हुकूमत का ये एक अज़म है कि इसको बेहतर करना है तो फिर हमें अपनी जो शिफ्ट है वो बहुत चेंज करना पड़ेगा। हमें एक तो वैल्यू एडिशन करनी होगी, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स करनी होगी। हम अगर
टेक्सटाइल के सब बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो हमें उसको अंदर से रॉ कॉटन और यान की एक्सपोर्ट निकालनी होगी। हम फैब्रिक पे जाएं, हम उसकी रेडीमेड गारमेंट्स पे जाएं, इसी तरह से हम दूसरी चीज़ें जो अगर एक्सपोर्ट करें तो उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आए। हमारी सर्जिकल गुड्स जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं बगैर ब्रांड के, वो फॉरेन ब्रांड लगता है, और थर्ड कंट्री जो है वो उसको जो है अपनी महंगा करके एक्सपोर्ट करता है। बल्कि आपके तो देखो पाकिस्तान के अंदर आपकी कितनी बड़ी डिमांड है कि स्पोर्ट्स जैसी चीज़ जो हमारा ये फुटबॉल है, अब ये कतर में जो आपका होगा उसके अंदर भी पाकिस्तानी फुटबॉल यूज़ होगा। तो पाकिस्तान अपने ब्रांड के ऊपर तवज्जो दे, और पाकिस्तान को जैसे कायदे आज़म ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए, हमने उससे थोड़ी सी तवज्जो हटाई, जिसकी वजह से हम कमोडिटी एक्सपोर्टर बन गए और हमने अपनी वैल्यू एडिशन नहीं करी। अगर आज हमने उस अपने ब्रांड बना लिए होते तो 75 साल का ब्रांड जो होता है वो आपको प्रीमियम पे करना शुरू होता है। 75 साल हमारे जो है कहने को तो कोई अगर बड़े ममालिक के साथ देखें तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देखें कि 75 साल में अगर हम वैल्यू एडिशन कर रहे होते तो हमारा जो है सिंगापुर की आज अगर $400 बिलियन की एक्सपोर्ट है जो 60s में हमसे कम थी, साउथ कोरिया की अगर $600 बिलियन की एक्सपोर्ट है तो जिसकी 60s में हमसे कम थी, तो हम उस तक पहुंच चुके होते। उन सब ने अपने आप को बेसिक कमोडिटी से निकाल के और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स की तरफ लेकर गए, और हर साल उनके पास हर दूसरे साल उनके पास वो चीज बनती थी जो दुनिया की डिमांड होती थी। और जैसे कोरिया की मिसाल देखें, मुख्तलिफ मामलात पे, यानी सियासी मामलात पे हमने और कुछ मुल्क की सलामती के हवाले से कुछ मामलात पे हमने जो कुछ फैसले किए और एक इत्तेफाक राय बनाया, क्या एक मईशत के हवाले से भी ऐसा होना चाहिए था, ये मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन ताहिर नईम मलिक साहब आपकी तरफ दोबारा आएंगे और हम सियासत और जमहूरियत की बात करेंगे कि एक तो ये जो आइन है हमारा पाकिस्तान का 1973 का आइन, ज़ाहिर है मुख्तलिफ अदवार में आइन तो बनते रहे, लेकिन 1973 का जो आइन है ये एक मुत्तफ़िक़ा आइन बना। यही मुल्क की सलामती और मुल्क की सियासत और मुल्क की जमहूरियत का अमीन रहा है। और फिर हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ बावजूद इसके कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ सियासी नज़रियात रखने वाले, सोच और विजन रखने वाले जो सियासी रहनुमा हैं, उनमें एक कंसेंसस वक्त के साथ साथ डेवलप होता रहा है, जो हमने 1973 की शक्ल में भी देखा। फिर उसके बाद हमने एक और मरहला देखा जिसमें सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बात करती थी, इल्ज़ामात लगाती थी, एक दूसरे के खिलाफ इकदामात करती थी। लेकिन बहरहाल अब जो है हम एक नया मरहला देख रहे हैं और एक नई शक्ल देख रहे हैं इन सियासी जमातों की। जी, आपने बड़ी दुरुस्त तशख़ीस की कि देखें एक मिसाक की माशरे को ज़रूरत होती। आइन का बनना, मार्ज़ वजूद में आना भी एक मिसाक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। फिर वो मिसाक जमहूरियत हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज़ शरीफ के माबैन हमने एक देखा जहाँ बहुत सारी नाकामियाँ भी हैं कि 2008 के बाद पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हुआ, आइन असल शक्ल में बहाल हुआ। अब भी ज़रूरत है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, अब हम जो इस वक्त की कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जो इक़्तिदार में ना हो, और इदारों पे हमें बहाल करना होगा अपना ट्रस्ट। उसमें अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, कौमी सलामती के इदारे हैं, पार्लियामेंट है, आइन पे बहाल करना होगा। अगर हम इस पे ये बहाल नहीं करते तो पाकिस्तान, उसका सियासी निज़ाम सबसे पहले उसमें ख़तरे में, और उसका इम्पेक्ट अब इकॉनमी पे भी आता है और फिर हमारी जो रियासत की सिमत है उस पर भी आता है। तो अब मैं ये सब देख रहा हूँ कि ये इत्तफ़ाक़ राय बिला वजह हम इसको ख़राब कर रहे हैं। इलेक्शंस में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा, हुकूमतें सूबाई सतह पे भी सियासी जमातें सारी उसमें उनकी नुमाइंदगी है, कौमी सतह पे भी है। जो फोकस इकॉनमी पे होना चाहिए, चैलेंजेस पे होना चाहिए, 3-4 चीज़ों में अगर पाकिस्तान 75 साल के दौराए पे खड़ा है और हम 5 या 10 साल का बेंच मार रखते हैं, तो 3-4 चीज़ों पे सियासत नहीं होना चाहिए, फोकस उसका होना चाहिए। नंबर 1, रियासत की जो इस वक्त सिमत है, फैटफ ने भी हमारे ऊपर वो जो स्टेटस था हमारा ग्रे लिस्ट में, उसको इत्मीनान बख्श करार दिया। गवर्नमेंट कोई भी आए इसी तरह हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। दहशत गर्दों को, इंतहा पसंदों की जो कमर तोड़ी है, इसी तरह उनको नहीं। जो हमारी आबादी में तेज़ी से बढ़ता हुआ इजाफा है वो रियासत के लिए ख़तरे का बायस है। 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल से महरूम हैं। इसी तरह जो हमारा मुस्तहकम मईशत और मुस्तहकम सियासी निज़ाम कॉन्सेंसस वाला, इन 4 चीज़ों में अगर हम कॉन्सेंसस करते हैं और इससे हट के हम सियासत की होनी चाहिए, और हर हुकूमत को परखने का मेयार यही होना चाहिए कि इस हुकूमत ने कितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूलों तक लेके गए,
इन्होंने कितने जो हैं ज़र मुबादला के ज़खायर इनके दौर में बढ़े हैं, एक माशी इशारिये को किस दौर में बेहतर हुए हैं, टैक्स कलेक्शन के बेहतर हुए हैं, रुपये की कदर में किस में इस्तेहकाम आया। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मीडिया के अखबारात के फ्रंट पेज पे ये आने चाहिए रोज़ाना, और ये चीज़ें आनी चाहिए स्क्रीन पे। इसके बजाय हम एक ऐसी सियासत कर रहे हैं कि एक दूसरे को गद्दार और चोर और डाकू और इस्लाम और कुफर की जंग हमने से बना दी। अब अच्छी खबरें भी हम कैसे कर सकते हैं? मैंने आपकी प्रोग्राम में ये बताया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने रिसर्च प्रोग्राम की, तो इत्तेफाक है कि आज ही उनका मुझे फ़ोन आया, आपके प्रोग्राम के लिए मैं आ रहा था, कि कल वो ऐलान कर रहे हैं कि 5 जो स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के जिनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, जिसमें से 2 लड़की हैं 3 लड़के हैं, जो दाखिले के बावजूद माली इस्तात नहीं रखते थे, उसे पाकिस्तानी कम्युनिटी की स्कॉलरशिप में है। ज़बरदस्त। तो अब 5 वो जो हमारे लोग यहाँ साइंस में, मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में और इवन एक म्यूज़िक में जब डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो मायूसी फैलाई हम क्या नहीं कर सकते। इंडस हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ ईदी का नेटवर्क है, हमारे यहाँ अदीब रिजवी साहब का ट्रस्ट है। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे लोगों ने 1 रुपये से शुरू की है। बिल्कुल। तो जिस माशरे में इतनी चैरिटी हो, जहाँ सैलाब आए, ज़लज़ला आए, आफत आए, तो उसमें लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक कौम नहीं है। तो जावेद इकबाल साहब, मुझे याद आया कि कश्मीर में और इधर जब ज़लज़ला आया था बालाकोट में, तो मैं राजा बाज़ार गया पिंडी में, वहाँ ट्रैफिक जाम थी और छोटे छोटे पहाड़ बने हुए थे इमदादी चीज़ों के। तो मैंने उन लोगों को देखा कि ये सब लोग कराची से लेके गवादर तक जो लोगों में जज्बा था, किसी ने ये तो नहीं सोचा कि ये कश्मीर के लोग हैं, ये बालाकोट के लोग हैं, ये हज़ारे के। अब जो सैलाब के अंदर जो काम हो रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा कि ये बलूचिस्तान के लोग हैं। इसी तरह जब क्रिकेट मैच होता है तो कोई ये नहीं सोचता कि ये अफरीदी छक्का मार रहा है, ये पठान है, ये सिंधी लड़का है। सब ने वो तस्वीर उठाई है। तो नेशनलिज्म इसमें मौजूद है। हमें कौम को अच्छी खबरें देनी है, और जब हम फोकस में होंगे तो हम एक मुल्क जो इन नामसाइद हालात में, जिस तरह नजमुल साकिब साहब ने फ़ॉरेन ऑफिस की सक्सेस बताई, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनकी सक्सेस, तो हम वो सारा एक मौसर अंदाज में कर सकते हैं। आज अगर आप अमेरिका जाएं, किसी तरक्की याफ्ता जाएं, तो आप किसी भी उस शहरी से मिले तो कहेगा एक पाकिस्तानी डॉक्टर है जो मेरा रोल मॉडल, एक पाकिस्तानी सफारतकार है, एक पाकिस्तानी प्रोफेसर है, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर है। तो जो कौम इतनी रेजिलिएंट हो, अभी आपको परसों की खबर है कि दुबई के जो रूलर हैं उन्होंने उस बंदे को सीने से लगाया है कि जो वहाँ रोड से ही कर, जो उन्होंने ब्लॉक्स उठाए वहाँ से, हाँ, वो खतरनाक तो हो सकते थे। खतरनाक। तो ऐसे लोग हमें भी सीने से लगाने होंगे जो पाकिस्तान की पहचान है। बिल्कुल ठीक। उस जिसने वो अभी कॉमनवेल्थ गेम में एक आलमी अरशद नदीम ने कहा, बिल्कुल, ये पाकिस्तान के हीरो हैं, ये पाकिस्तान के यूथ हैं, इन्हें उम्मीद दें, हौसला दें, ये पाकिस्तान के इस मुल्क के मुस्तकबिल को कोई ख़तरा नहीं है। सिर्फ ये है कि हमने इस कौमी यकजहती को, इस मुल्क के लोगों को, 22 करोड़ को बताना है, मज़दूर को, किसान को, मेहनत कुश को, ख़वातीन को, नौजवान को, कि ये तुम्हारा मुल्क है। ठीक। सिर्फ ये बात हमने करनी है, तो पाकिस्तान का शुमार सफ़े अव्वल की कौमों में हो। बिल्कुल, मैं सवाल पूछने लगा हूँ लेकिन आप कुछ ऐड कर लें पहले। इसके साथ ही ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमने आवाम को ये यकीन दिलाना है। असल में आवाम हमारी बिल्कुल तैयार थी, तैयार है, कायद के पीछे एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। एक लीडर चाहिए जो कुर्सी की तरफ ना जा रहा हो, एक ऐसा लीडर चाहिए जो दयानतदारी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, कोई एक महातीर मोहम्मद चाहिए, कोई एक ली कुआन यू चाहिए। अभी ये बात हो और फिर आप देखेंगे कि अवाम का जमे गफीर कैसे उसके पीछे जाता है, और ये सारे लोग जो एक ब्रेन ड्रेन आपका हो रहा है या एक मायूसी फैली हुई है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बात की बड़ी ज़रूरी है वजाहत जावेद यहाँ करना, इसी प्रोग्राम में बात हुई कि सिंगापुर या कोरिया जो है वो हमसे पहले इस तरह था और अभी ऐसे। देखिए, मेरे पाकिस्तान का जोग्राफिया जो है ना, वो सिंगापुर का नहीं है। सिंगापुर के ईस्ट में हिंदुस्तान नाम का एक अफरीत नहीं बैठा हुआ।
कोरिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान नहीं है, वहां पे अल जवाहिरी नहीं मारा गया। हमारी ज्योग्राफी को प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। मेरी ज्योग्राफी, मेरे मुल्क की ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पहलू है और एक बहुत बड़ा नेगेटिव पहलू है। बदकिस्मती से हम नेगेटिव पहलू की तरफ आते हैं। ठीक, दहशतगर्दी का, भाई आप क्यों, भाई मैं अफगानिस्तान को मैं लेके आया हूं पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान को मैं लेके आया हूं। मेरे पाकिस्तान के जुग्राफिया को चेंज कीजिए, इस पूरे पाकिस्तान को उठा के इसके पूरे हदूद अरबे को आप लैटिन अमेरिका लेके जाइए और फिर बताऊंगा मैं आपको कि जुग्राफिया की क्या अहमियत है। देखिए, आपका जो साउथ एशिया है, साउथ वेस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है, ये भरा, और साथ में मिडिल ईस्ट को भी मिला लीजिए। जंग हुई है एनर्जी पे, वाटर पे, जंग होगी ही एनर्जी और वाटर पे, दुनिया की बात कर रहा हूं। उसमें पाकिस्तान एक ब्रिज है। अब यह देखना बड़ा जरूरी है कि क्यों पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, क्यों पाकिस्तान को अपनी हुदूद में रहने पे मजबूर किया जाता है, क्यों कर्जे पे कर्जा दिया जाता है, क्यों ये चाहते हैं कि तरक्की ना हो। इसलिए कि अगर पाकिस्तान को वो हालात मिल गए जावेद, वो हालात मिल गए जिसमें कि ये फल फूल सका। मेरे अवाम की तो बात पहले हो चुकी। जुग्राफिया जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिवली अगर हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आप यकीन कीजिए सिंगापुर तो इतनी सी चीज है, ये मलेशिया और ये कोरिया, ये तो कोई मुकाबले में नहीं होंगे। लेकिन दुनिया के वो कौन सी ताकतें हैं और हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे वो कौन सा मुल्क है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। ये तो थी बाहर की साजिशें। मुझे मेरे दुश्मनों की फिक्र नहीं है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। वो लोग जो कि आपके अंदर हैं, और ये प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई नेगेटिव आप करें, नेगेटिव बात, लेकिन पहले पॉजिटिव। आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 मुल्क है आज भी जिसका इरिगेशन सिस्टम सबसे बड़ा है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान दूध पैदा करने वाले ममालिक में नंबर 4 पे है? क्या आपको पता है कि 6 नंबर की आपकी दुनिया की बड़ी आर्मी है? आपके पास फुटबॉल, अभी ये बात कर रहे थे, वो जो मेरे सियालकोट में बनता है, मैं कॉलेज में था, एक फैक्ट्री में गया तो वहां पे वो यही यानी फुटबॉल, कैंचियां, चिमटियां वगैरह। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये सिर्फ यही बना सकते हो, कुछ और भी बना सकते हो? तो उसने मुझे पंजाबी में कहा कि एक दफा एटम बम दिखा दो मनो, मैं आपको बना के दिखाता हूं। मैं यानी आप स्किल की बात करते हैं। क्यों पाकिस्तान का फुटबॉल में मुझे बताएं आलमी रैंकिंग क्या है? कहीं पे भी नहीं है। क्या वजह है कि चाइना के होते हुए और अमेरिका के होते हुए और यूरोप के होते हुए जो जिनका ये गेम है, क्यों मेरा? इसलिए जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साकी शमसुल इस्लाम खान साहब, जो हम बात कर रहे थे कि क्या कभी हम उस मीसाक़े मईशत की जो बात करते रहे हैं, क्या हमारी सियासी जमातें किस स्टेज पर इस बात पर राजी होंगी? हुकूमत भी, अपोजिशन भी। हमेशा से जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने ये बात कही थी। अब वो ज़ाहिर है अपोजिशन में चले गए, अब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में हैं, एक हुक्मरान इत्तेहाद है। लेकिन ये भी एक वक्त की ज़रूरत है, और क्या हम कभी दुरुस्त सिमत में जाने को तैयार होंगे? जी जावेद साहब, देखें, जो मिसाक जमहूरियत तो हो गई, लेकिन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है एक अरसे से जो है मिसाक मईशत की डिमांड करता आ रहा है। हमारे कराची चैम्बर के मरहूम सिराज कासम तेली जो बड़े लीडर थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी, और उस ज़माने में जब आपके मुल्क के अंदर एक बहुत ज़्यादा सियासी इंतशार हुआ था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सियासी जमातों ने अपने मुफाद के लिए एथनिसिटी को फैलाया, मजहबी फ़िरका वारियत को फैलाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काबू पाया गया। हमारे पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान की एक इंटेग्रिटी की निशानी है, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक वो काम किया, जिसमें आपने देखा कि माजी में जब आप पाकिस्तान, क्योंकि कराची जो है पाकिस्तान की शहर है और यहाँ से सारी आपकी एक्सपोर्ट होती है, यहाँ से इकोनॉमी चलती है, यहाँ से आपका टैक्स सबसे ज़्यादा जनरेट होता है, यहीं से आपकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी। तो दुश्मन मुल्क ने कुछ ऐसे गेम बनाए कि जिसकी वजह से यहाँ पे रोज़ आए दिन हड़तालें हो रही थी, लोगों के मतलब ऐसे ज़्यादा नंबर्स काउंट होना शुरू हो गए कि आज इतने मर गए।
तो उसके ऊपर बड़ा कामयाबी से काबू पाना और उसको एक पीस का शहर बनाना, ये भी हमारी पाक अफवाज का कारनामा है। उन्होंने इसको किया और नो डाउट उसके बाद फिर देखें कराची ने फिर वापस एक अपना उसके अंदर कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा बढ़ाना शुरू कर दिया और एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई, डिस्पाइट इसके कि कराची में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कि वहाँ पर रोड या फैक्ट्रियों में जाने के लिए साइड का इलाका जो कराची में सबसे पुराना, पाकिस्तान का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इफ्तिताह किया था, उसके अंदर अगर आप जाके देखते तो वहाँ पे खड्डे पड़े हुए थे कि ना गाड़ी जा सकती थी, कंटेनर गिरने के खतरे होते थे, बल्कि कई दफ़ा कंटेनर गिरे। उसके बावजूद पाकिस्तान का जो इस शहर के जो लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो अपने रोज़ाना अपने काम पे निकलते हैं, अपनी फैक्ट्रियों पे जाते हैं, काम करते हैं। और यही वजह, अगर आप एक्सपोर्ट भी अब देखें तो अगर एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा शेयर भी कराची के लोगों का है। कराची बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स का शहर है। दुनिया में जो शहर भी समंदर के करीब होते हैं उसके अंदर एक नेचुरली एक चीज़ आ जाती है कि अगर वहाँ पर पहाड़ों से उतर के लोग भी यहाँ आ जाएंगे, अगर आपके पास चिन्योट के लोग आ गए, आपके पास पेशावर KP के लोग आ गए या गिलगित बल्तिस्तान के आ गए, तो वो कराची में आके एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। यहाँ पर वो शख्स जो खाली हाथ आए थे आज वो अरबोंपति यहाँ के बन गए। तो हमने इस दौर में ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान से हमने सबने लिया है, अब वक्त आ गया है। और ख़ास तौर पे आज जो हम जिस सिचुएशन पे खड़े हैं इस वक्त, हमें ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हमें पाकिस्तान को देने का वक्त आ गया है। वो हमारी सियासी जमातों को भी जब मिल बैठ के करना होगा, क्योंकि जो हमारी जो टर्बुलेंस आई, जो सीसा की इकोनॉमी चली, अप एंड डाउन हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि हमारे यहाँ सियासी जो है पार्टियां अपनी मर्जी की पॉलिसी बनाती थी। एक पॉलिसी चल रही है और उसके बाद दूसरी हुकूमत आई, उसने पॉलिसी खत्म कर दी और नई पॉलिसी लेगी। तो ये अब दोबारा से स्टार्ट कर। तो बिजनेसमैन जो भी हैं यहाँ के, जो दुनिया के भी होते हैं, वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। अब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी इस पे ऊपर कहा और सामने से जो रेजिस्टेंस आ रही थी, अब अपोजिशन की तरफ से भी एक विलिंगनेस आ गई है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पाकिस्तान में होनी चाहिए। इसी में पाकिस्तान का जो है तरक्की मुमकिन है। इसी में अगर पॉलिसीज़ आपकी अगर बदलती नहीं है और अच्छी पॉलिसी एक दफ़ा चली जाए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर अगर हम फंडामेंटल्स को चेंज करें, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उनको दूर कर दें, तो हमारे नो डाउट पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तानी आज अगर एक्सपोर्ट 31 बिलियन की कर रहे हैं तो हम विद इन 5 ईयर्स 100 बिलियन की एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर एक शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का सेस अगर इतना इकट्ठा हो रहा है और उसको वापसी में जो उसे मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो बहुत नॉमिनल मिल रहा है, तो फिर आप देखें पूरे पाकिस्तान का ट्रैफिक यहाँ से आता है। यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने होंगे, यहाँ पर आपको इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही कर दो, यहाँ पर आप जो है जो खड्डे पड़े हुए हैं, जो रोड ख़राब हैं, जो पानी की मसले हैं, टैंकर वाले पानी बेचते हैं, जबकि पानी आप कहते हैं कि जो सारा आपके पास आ रहा होता है, टैंकर माफिया लेके चल रही है, उसको दूर करके हमें अपने एक माहौल ऐसा क्रिएट करना होगा कि बिजनेस फ्रेंडली एक माहौल बने पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में नो डाउट जो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है जो पूरे पाकिस्तान में, वो हमारी यूथ है। उस यूथ को हमें इंगेज करना होगा, उसका पोटेंशियल हमें यूज करना होगा, वरना उनके हाथ में जो है फिर वो वही लोग आ जाते हैं जो नेगेटिव हैं, जो बिल्कुल। वो आपने यूथ की बात की, तो हमने देखा शमसुल इस्लाम खान साहब के ये जो हमने ताहिर नईम मलिक साहब के इतने बरस गुजर जाने के बाद हमें तो खबर की रियलिटी और खबर को हकाइक के साथ लोगों तक पहुंचाना था, लेकिन अब हम सोशल मीडिया के ऊपर क्या फैला रहे हैं, क्या हम लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। हमारी नौजवान जो ट्विटर पे बैठ के, फेसबुक पे बैठ के, इंस्टाग्राम्स पे बैठ के जो एक तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया हुआ है, ये भी तो, इसको भी तो देखने की ज़रूरत है। बड़ा अहम सवाल है और ये इस पे बहसीत मैं एक उस्ताद और आप भी दर्द दिल रखने वाले मीडिया से वाबस्ता आदमी, इस पे सब लोग, नजमुल साकिब साहब, हम सब परेशान रहते हैं क्योंकि 3 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। एक तो जो यूथ बल नौजवानों की आबादी में इजाफा हुआ है, हायर एजुकेशन की रीच पाकिस्तान के देही इलाकों में भी फैली है। फिर सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें हम देख रहे हैं कि उसकी रीच भी देही इलाकों तक फैली है। तो ये 3 बड़े पॉजिटिव हैं। आपको ये बलूचिस्तान में भी नज़र आएंगे, सिंध में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, और लड़कियों में एजुकेशन, ये भी बड़ा, ये 4-5 जो पैरामीटर हैं मैं यूथ में देख रहा हूँ। लेकिन सोशल मीडिया का उल्टा हमारे यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट हो। हम नौजवानों को ये नहीं बता रहे कि जो आप लोगों को अपने मफादात के लिए, मज़मूम मकासद के लिए थोड़े से पैसों के एवज़ या किसी आपको ब्रेन वॉश करके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाएंगे, बाहर
किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करेंगे, जॉब अप्लाई करेंगे, मुल्क के अंदर कोई करेंगे, तो वो कंपनी आपका प्रोफाइल देखेगी। बिल्कुल। आप मुल्क के अंदर किसी मुलाजमत में जाएंगे तो जब आपका प्रोफाइल कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ होगा, नफ़रत अंगेज़ी उसमें होगी, उसके अंदर नफसियाती इस तरह के अवारज़ होंगे, ख़वातीन या दूसरों के ख़िलाफ़ ये आप गाली दुश्नाम होगी, तो आपका एक उससे प्रोफाइल, आपका फ़िज़िकल इंटरव्यू आजकल बाद में होता है, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक पिक्चर आ जाती है। क्योंकि ये जो एल्गोरिथम्स हैं, तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवसत से ये है कि देखें इसके से हमें सीखना चाहिए। मसलन मैं ये देखना हूँ कि बहुत सारे हुनर, मैं भी एक देहाती पस मंज़र का आदमी हूँ, मेरे गांव में जो लोग यहाँ नहीं अफोर्ड कर सकते स्किल्स, उन्हें मैंने यूट्यूब पे दिखाया है, वहाँ लड़के लड़की इंग्लिश के अपने कोर्स कर रही, बिल्कुल आइल्स की तैयारी कर रही हैं, यूट्यूब से स्किल्स सीख रहे हैं। तो हम सियासी जमातों को चाहिए, और हम पता नहीं कहाँ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा। मैं चाहूँगा कि एक मुख्तसर सा कमेंट मैं इसी मामले पे नजम साकिब साहब से भी ले लूँ कि यही जो अकाउंट्स हैं, इन्हीं का फ़ायदा लेते हुए दुश्मन ममालिक के लोग भी फिर इसमें शामिल हो जाते हैं और वो मुल्क के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है जावेद, उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, जिन नौजवानों को मैं देख रहा हूँ जो तादाद में ज़्यादा हैं, वो नौजवान CSS की तैयारियां कर रहे हैं, वो मास्टर बनना चाहते हैं, वो टीचर बनना चाहते हैं, वो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये चंद 100 बच्चे हैं, ये चंद 100 बच्चे हैं जो गुमराह हैं। मसला अखलाक का है। बहुत बहुत शुक्रिया की तरफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नजम साकिब साहब आपका, ताहिर नईम मलिक साहब आपका, शमसुल इस्लाम खान साहब आपने हमें ज्वाइन भी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ ही देर बाद ज़ाहिर है 14 अगस्त हो जाएगी, पूरी कौम को हम जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक नया दिन है, एक नए अज़्म का दिन है, एक नई उम्मीद का दिन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।